पेट्रोल डीजल के दाम में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है और आज के ताज़ा रेट क्या है मैं आपको दिखाता हूं। पेट्रोल पंप पर खड़ा हूं इस वक्त मैं भोपाल में और यहां पर जो आज की ताज़ा रेट लिस्ट है क्योंकि कल रात को ही 20 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी पेट्रोल और डीजल में हुई है और आज के जो ताज़ा रेट आए हैं वो है 110 रुपये 63 पैसे प्रति लीटर। ये सादा पेट्रोल है और अगर एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल की बात करें तो 114 रुपये 78 पैसे प्रति लीटर आज के दाम पहुंच चुके हैं और डीजल भी बढ़कर 99 रुपये 41 पैसे तक पहुंच गया है। तो लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं जिसकी वजह से जो आम लोग हैं उनको अब अपने काम करने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। कुछ लोग मौजूद हैं। आप बताइए, पेट्रोल फिर से महंगा हो गया है, क्या कहेंगे? सर हम तो बड़े परेशान है पेट्रोल के चक्कर में। 300 रुपये कमाइए, 100 रुपये का पेट्रोल लग जाता है, कुछ बचता ही नहीं। 200 रुपये में क्या होता है तेल नहीं के। हालात यही है, लगातार पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो बढ़ रहे हैं और लोगों को अपना काम करने में आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। अब कुछ और लोगों से जानते हैं। सर आप बताइए, पेट्रोल के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं तो आप क्या कहेंगे? लगातार दाम बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट के ऊपर है भैया, गवर्नमेंट बढ़ाए तो गरीब आदमी क्या करेगा? हाँ, और कुछ लोगों से जानते हैं। आप बताइए, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं एक बार फिर से, कितना दिक्कत आती है आने जाने में? जी सर, हम तो स्टूडेंट्स लोग हैं, हमको तो और दिक्कत होती है। घर से हमारा होता है, हम तो कुछ करते नहीं है, तो सरकार को कुछ करना चाहिए। पेट्रोल डीजल एलपीजी की बढ़ती कीमतों ने सभी लोगों को परेशान कर रखा है। आए दिन इसके जो कीमतें बढ़ रही हैं, उससे लेकर चाहे शासकीय कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे आम लोग हो, चाहे गृहणियां हो, सभी लोग परेशान हैं। और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ यहाँ के लोग खड़े हैं, इनसे हम चर्चा कर रहे हैं आखिर जो बढ़ती हुई महंगाई है उसको लेकर इनका क्या कहना चाहेंगे आप? बढ़ती हुई महंगाई से जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसको सबसे ज्यादा बोझ बढ़ते जा रहा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का जो रेट आज से 10 वर्ष पहले था उसके आज 10 वर्षों में वो दोगुना इजाफा कर लिया है और उसकी मूल्य दर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कई बोले लगातार महंगाई से इनको काफी दिक्कत हो रही है। वैसे एक ट्रांसपोर्टर, इनसे मैं पता करता हूँ, ये जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर क्या समस्या आपको? पेट्रोल डीजल के दाम, जैसे कि रविंद्र भैया ने बताया कि आज से 10 साल पहले पेट्रोल डीजल का जो रेट था वो 50 से 55 रुपए करीब था और आज पेट्रोल और डीजल के दाम 100 के पार है, ऐसा मान लिया जाए। तो आज जो भाड़ा है, गाड़ी भाड़ा है, किराया भाड़ा, जिससे दैनिक वस्तु आती है, कपड़े हो गए, सब्जी हो गए, वो जो आता है वो भाड़ा हमारा जो 10 साल पहले था आज भी वही बना हुआ है, लेकिन जो डीजल जो 10 साल पहले था और आज था उसका बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिसका घाटा हमें उठाना पड़ रहा है और आम जनता को भी उठाना पड़ रहा है। एक गृहिणी है, इनसे भी जानना चाहते हैं कि जो एलपीजी का गैस आया दिन बढ़ रहा है उसको लेकर क्या समस्या आप लोग? जी, हमारी फैमिली बहुत बड़ी है। जैसे महीने में हमको 2-3 सिलेंडर लग जाता है तो उसमें दिक्कत आती है। जैसे पहले 600-700 आता था, अब 1000 तक आ गया है तो बहुत दिक्कत जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ दिन भर गैस ऑन करना सुबह से लेकर रात तक रहता है, तो इसलिए गैस में एलपीजी गैस थोड़ा कम होना चाहिए। बजट पे क्या असर? बजट पे आ रहा है, असर आ रहा है। जैसे हम जो सामान रहती है, किचन का सामान रहता है, उसमें जो पहले 5000 तक में आ जाता था वो अब हमको 10,000 में वो सब सामान लेने पड़ते हैं, तो दिक्कत तो बहुत आती है। और सुजन, इनसे बात करना चाह रहे हैं, महंगाई जो बढ़ती हुई पेट्रोल डीजल की दाम, उसको लेकर क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत हो रही है, लोगों का जीना बेहाल हो गए हैं, घर चलाना मुश्किल हो गए हैं, गरीब और मध्यम वर्ग के लिए तकलीफ है। मैं चाहता हूं कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भूतपूर्व सांसदों, विधायक, मंत्री पेंशन राशि को बंद कर देनी चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 152वीं जयंती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का इतिहास छिंदवाड़ा से भी जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी छिंदवाड़ा ठीक 100 साल पहले 6 जनवरी 1921 को आए थे। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, और अब यहाँ पर जो है उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। ये छिंदवाड़ा का चिटनीसगंज हुआ करता था, लेकिन महात्मा गांधी के आगमन के बाद इस जगह का नाम गांधीगंज कर दिया गया और उसके बाद से ये जगह जो है वो गांधीगंज के नाम से ही जानी जाती है। क्या यहाँ का इतिहास है, क्या यहाँ पर फेरबदल हुआ था गांधी जी के आने के बाद, यहाँ के रहवासियों से जानते हैं। महात्मा गांधी जब छिंदवाड़ा पहली बार आए थे और यहाँ पहुँचे थे तो क्या आप लोगों ने देखा, क्या इतिहास है? महात्मा गांधी का प्रथम नगर आगमन 6 जनवरी 1921 को हुआ। हमारे राष्ट्रपिता एवं वैश्य शिरोमणि गांधी जी के आगमन के पूर्व इस जगह का नाम चिटनीसगंज हुआ करता था। उनके आगमन के बाद इसका नाम जो है वो गांधीगंज किया गया।
महात्मा गांधी 29 नवंबर 1933 को दोबारा छिंदवाड़ा आए। यहाँ यहीं से स्वतंत्रता आंदोलन की छिंदवाड़ा वासियों में अलग उनके आगमन से जगी। विगत वर्ष नगर निगम द्वारा, क्योंकि प्रथम आगमन महात्मा गांधी का गांधीगंज में हुआ था, तो गांधी जी की प्रतिमा स्थापित की गई। तो देखिए, बिल्कुल 1933 में दोबारा महात्मा गांधी छिंदवाड़ा आए, यानी कि 2 बार महात्मा गांधी राष्ट्रपिता छिंदवाड़ा आए थे। और जो है अलग यहाँ के लोगों के अंदर देशभक्ति की उन्होंने जगाई थी। आज़ादी की लड़ाई 1933 के बाद छिंदवाड़ा में जो है उसने तेज़ी पकड़ी थी। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है और हम उन्हें प्रेम से बापू कहते हैं। बापू की कुटिया, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कई स्थानों पर करोड़ों की लागत से बनाई गई थी। ये उन बुजुर्गों के लिए मनोरंजन स्थल था जहां पर वह कैरम खेल सकते थे, चेस खेल सकते थे, अपने समय को, अपने पल पल को व्यतीत कर सकते थे। लेकिन आज हम जिस बापू की कुटिया में आए हैं, ये पूरी तरह से अनाथ नजर आ रही है। ये पिछले 4 वर्षों से इसका दरवाजा तक नहीं खोला गया है और बुजुर्ग लोग आज तक यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सके हैं और बुजुर्गों के लिए बनाई गई बापू की कुटिया स्वयं अनाथ नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि इसकी चाबी, इस दरवाजे की चाबी किसके पास है वह तक नहीं पता है। और इस तरह से रायपुर में, जिस तरीके से रायपुर में यहाँ पर 6 जो बापू की कुटिया बनाई गई थी, वहां पर ये एक शामिल है जो अनुपम गार्डन में है। इस तरीके से कई गार्डनों में इसे विकसित किया गया था। देख सकते हैं आप किस दुर्गति में इस समय बापू की कुटिया नजर आए। यहाँ पर जाले लग गए हैं कुर्सियों में और जिस तरीके से यहाँ पर ये जाले आपको दिखाए जा रहे हैं कि बापू की कुटिया किस तरह से लावारिस हालत में पड़ी हुई है। यहाँ पर कैरम रखा हुआ है बुजुर्गों के खेलने के लिए ताकि वह अपना समय व्यतीत कर सके। टेलीविजन लगा हुआ है ताकि वह समाचारों से अवगत हो सके। पेपर की यहाँ व्यवस्था थी कि पेपर वगैरह सभी कुछ होंगे और बुजुर्ग लोग यहाँ आकर अपना समय व्यतीत करेंगे सुबह से शाम तक जिस तरीके से। लेकिन यहाँ की जो हालत बता रही है कि बापू की कुटिया खुद लावारिस नजर आ रही है। इसे देख सकते हैं आप, यहाँ पर दीमक तक लगती जा रही है दीवारों में, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। एक तरफ तो इस समय छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का राज है और बापू को लेकर इतना ढिंढोरा पीटा जाता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर भाजपा और कांग्रेस में एक रार सी बनी रहती है। लेकिन जब बात आती है इसके जो 6 करोड़ की लागत यहाँ पर लगाई गई थी, जितनी भी बापू की कुटिया थी उसके लिए 6 करोड़ की लागत लगाने की बात कही थी, जिसमें 3.5 करोड़ खर्च भी किए जा चुके हैं। मरवाही पीपा डोल को जोड़ने वाला ये पेपर डोल पुल आप देख पा रहे हैं कि ये पुल धंसा हुआ है। उसके बाद लोग जान जोखिम में डालकर इस पुल से आवाजाही कर रहे हैं। ये पुल एक जगह से बैठ चुका है। 1994 का बना ये पुल है जो जगह जगह से टूट चुका है, क्षतिग्रस्त है। उसके बावजूद लोग इस पुल में आवाजाही करते हैं और शासन प्रशासन के द्वारा कोई भी किसी प्रकार की चेतावनी का बोर्ड भी नहीं लगाया गया है कि पुल क्षतिग्रस्त है, कि इस पुल से आवागमन न करें। हालांकि कहा जा रहा है कि इस पुल की जगह पर नए पुल का सेंक्शन हो गया, पर पिछले साल भर से सिर्फ कागजों में या मौखिक सुनाई ही देता है कि यहाँ पर नया पुल बनने का आदेश हुआ है। और पिछले लगभग 1 साल से लोग जान जोखिम में डालकर ही इस पुल से आना जाना करते हैं और लगातार, क्योंकि ये मरवाही और पीपा डोल को जोड़ने वाला इकलौता सिंगल पुल है, जिसके चलते ग्रामीण भी मजबूरी में ही इस पुल से आना जाना करते हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर पुल को पार करते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कब तक शासन प्रशासन का नींद टूटता है और इस पुल को फिर से बनाया जाता है। आप देख सकते होंगे कि एक बाइक वाला अपने परिवार सहित इस पुल को पार करने की कोशिश कर रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं कि टूटा हुआ पुल है और उस पुल से ही लोग आना जाना कर रहे हैं। जान जोखिम में डालकर पुल को पार करने की किस तरह से कोशिश किया जा रहा है। न किसी प्रकार का कोई चेतावनी बोर्ड है और न ही किसी प्रकार की कोई चेतावनी संकेत दिया गया है कि पुल क्षतिग्रस्त है, आना जाना न करें।
लगातार लोग इस पुल से ही आना जाना कर रहे हैं और अपनी जान को जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। पर शासन प्रशासन के नुमाइंदे अभी तक ये ध्यान नहीं दे पाए कि पुल टूटा हुआ है और किसी तरह से पुल को बनाया जाए। आइए उनसे बात करते हैं किस तरह की दिक्कत होती है। कहाँ जा रहे हैं भैया? गुदुम देवी जा रहे हैं भैया। पुल कब से टूटा हुआ है? कितने दिनों से आप आना जाना कर रहे हैं? दो साल हो गए। 2 साल से टूटा हुआ है, पर अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है। ऐसे ही पड़ा हुआ है और सबसे समस्या मोटरसाइकिल जाती ना, कोई परेशानी नहीं होता। इसमें ट्रैक्टर वाले लोड ट्रैक्टर को लेके जो गड्ढा रहता है उसमें पार के मतलब पार कर रहे हैं। तो पुल टूटा हुआ है, निकलते हैं उसके बाद भी ट्रैक्टर वाले इसे परेशान कर रहे हैं। तो वहीं आज हम खड़े हैं सरस्वती के मंदिर के ऊपर, जो सिंगरौली की एक प्रतिष्ठित संस्था है, उसके सामने आप देख सकते हैं कि किस तरह से कूड़े का अंबार लगा हुआ है। आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या इन्होंने इसके बारे में कभी कुछ किसी से शिकायत की, किसी से शिकवा किया और अभी तक इनका क्या हल हुआ। क्या कहना चाहिए जो बच्चे आते जाते हैं इनके बारे में क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ की सफाई होनी चाहिए। आमने सामने जो घर बने हैं, बगल में घर बने हैं, वो ले आके कचरा यहीं पर इकट्ठा कर देते हैं। इसकी सफाई होनी चाहिए। आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? कैसे, क्यों और क्यों है? ये ग्राम पंचायत में इसके बार कई बार जानकारी दी गई है, परंतु वहाँ इसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है और लगातार अगल बगल के लोग जो है अपना कचरा यहाँ पर इकट्ठा करके फेंकते हैं। ये जैसा देखते हैं आपकी मंदिर स्कूल का गेट है, जहाँ से छोटे छोटे बच्चे आते हैं और अपने पठन पाठन की क्रियाएँ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद किन्हीं जनप्रतिनिधि भी या किसी भी कोई समस्या का हल नहीं दिखा। हम कुछ और लोगों से जानते हैं कि ये समस्या कब से बनी है और स्कूल के आगे पीछे हर जगह इसी तरह गंदगी का आलम है। आप बताइए क्या क्यों है, कब से है ये गंदगी और कैसे? बहुत दिन से चल रहा है। कई बार शिकायतें भी होती, इसकी कार्रवाई नहीं की गई। आपने अपने कभी संस्था प्रमुख या जो संस्था में बैठे लोग हैं या जनप्रतिनिधियों से इसके संबंध में शिकायत की, क्या उसका निराकरण हुआ कुछ? इसके संबंध में गत वर्ष सीएम साहब से बताया गया था, उसके बाद तहसीलदार साहब से भी बताया गया था और जो वर्तमान में सरपंच हैं उनके जो सहायक हैं उनसे भी बोला गया था। जब रोड पे डिवाइडर का कचरा साफ किया जा रहा था तब भी बोला गया था, तो नहीं हुआ। और ये नेशनल हाईवे बन रहा है, ये देखिए नाली है, नाली के ऊपर पटरी नहीं रखी गई है। छोटे छोटे बच्चे आते जाते कभी भी नाली में गिर सकते हैं और नाली में पानी भरा रहता है, उसमें वो डूब भी सकते हैं। माने इतना बड़ा खतरा हो गया छोटे छोटे बच्चों के लिए। LKG UKG अरुण वेज बच्चे आते जाते हैं, बहुत बड़ी समस्या है। और यहाँ पे कचरा इस मोहल्ले अड़ोस पड़ोस वाले ला के फेंकते हैं और डिवाइडर का कचरा साफ होता है, लेकिन यहाँ का कचरा साफ नहीं होता। ये समझ में नहीं आती बात। जिस तरह से देख रहे हैं कि ये सरस्वती शिशु मंदिर के आचार्य गण हैं, उनके द्वारा बताया गया कि ये समस्या लगातार बनी हुई है, लेकिन इसकी और कोई सुनने वाला नहीं है। अब आपको बताना चाहेंगे कि स्कूल के पीछे भी जो रास्ते आते जाते हैं जिनमें से बच्चों का आना जाना है, वो भी कीचड़ और गंदगी से लबालब पटे पड़े हैं। सिंगरौली से इंडिया न्यूज़ के लिए आशीष तिवारी। अक्टूबर से मोदी सरकार द्वारा स्वच्छता अभियान मिशन 2 की शुरुआत की जा रही है। ज़मीनी हकीकत क्या है, कुछ यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि जो नगर पालिका के जो कर्मचारी है वह जो शहर के मुख्य मार्ग है उन पर ही साफ़ सफाई करते दिखाई देते हैं, लेकिन गली मोहल्लों में गंदगी का अंबार फैला हुआ है। हमारे साथ ऐसे ही कुछ वार्डवासी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या ज़मीनी हकीकत है। क्या नाम है आपका? हमारा कृष्णकांत दुबे नाम है मेरा। दुबे जी बताएं क्या हकीकत है, वार्डों में की क्या स्थिति है स्वच्छता को लेकर? यहाँ पे वार्ड में किसी प्रकार की कोई सफाई नहीं हो रही है, ना यहाँ पे कोई कचरा उठा रहा है और ना ही किसी प्रकार की सफाई है कि यहाँ गंदगी है। नालियों में कच्चा पानी भरा हुआ है, मच्छर हो रहे हैं और डेंगू इधर हम लोगों के इसमें डेंगू तक के हो चुका है। हमारे यहाँ बच्चे लोगों को टाइफाइड वगैरह हो चुका है और हम ये कई प्रकार की बीमारी से ग्रसित है। मेरे यहाँ मिसेस कम से कम 1 साल से बिस्तर पे समझ लो पड़ी रहती है। वो क्या साफ सफाई कोई आता है? कोई नहीं आता यहाँ पे, साफ सफाई वाला कर्मचारी कोई नहीं आता है। बार बार हम लोग सबको निवेदन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं आता हमारे यहाँ साफ सफाई के लिए। अब मोदी सरकार के द्वारा जो स्वच्छता अभियान की जो शुरुआत की जा रही है कल से 2 अक्टूबर से, वह क्या कितनी कारगर होगी? हमारे साथ एक और भी यहाँ पर वार्डवासी मौजूद है, उनसे जानेंगे कि ये स्ट्रेचिंग ग्राउंड यहाँ पर पास में ही आपके घरों के पास में किस तरह की समस्या उत्पन्न होती है यहाँ पर? रेसिंग ग्राउंड के अभी रिहायशी इलाके के बीचों बीच में आ गया, उससे ये लगातार परेशानी रहती है कि इसकी बदबू पूरे साल ही फैलती रहती है और जो धुआं फैलते हुए रहता है इससे हमें बहुत बीमारियों से सामना करना पड़ता है। और ये जो ट्रेकिंग ग्राउंड कई दिनों से 2017 से बताया जाता है कि ये हटने वाला है,
कई बार धरना प्रदर्शन किया गया, हमें आश्वासन मिलता है कि ये हट जाएगा, लेकिन ये अभी यहाँ से कोई इसका हटने का बंदोबस्त नहीं किया गया है। यहीं पे प्रशासन कितने बार आप लोगों को शिकायत करी है? कम 2-3 बार इसकी शिकायत हमने CMO और स्वच्छता के बारे में जो बात की जाती है कि प्रॉपर साफ सफाई होती है सड़कें गली मोहल्ले, क्या होता है यहाँ? हकीकत क्या है? हकीकत यहाँ पे इस एरिया में कोई ऐसे झाड़ू और कोई साफ सफाई का कोई क्या होना चाहिए? अब जो स्वच्छता अभियान के 2 की शुरुआत हो रही है कल से, क्या होना चाहिए? इसके जो आसपास इलाके में डेली साफ सफाई में अगर झाड़ू वाड़ू लगे, कचरा उठे, ये ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए डेली बेस पे। हालांकि जो साफ़ सफाई यहाँ वार्डों में की जाती है, गली मोहल्लों में की जाती है, उससे जो वार्डवासी है वह काफ़ी परेशान है क्योंकि साफ़ सफाई समय पर नहीं हो पाती है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि ट्रेसिंग ग्राउंड यहाँ जो रिहायशी एरिया है वहाँ से कितने करीब है और वार्ड जो यहाँ के रहने वाले लोग